Hello, friends. Let's see today biography of Ernest Miller Hemingway. एक अमेरिकन राइटर और नोबेल प्राइज विनर राइटर हुए हैं। काफी इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस लाइफ इन्होंने जी है। यूपी पीजीटी के सिलेबस में ये शामिल है, तो कुछ एग्जाम पॉइंट्स को देखते हुए हम डिस्कस करते हैं इनकी बायोग्राफी को। रेपुटेशन की बात की जाए तो काफी बड़ी इनकी रेपुटेशन है। इनका एक जो कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट किया था, सैंटियागो द ओल्ड मैन एंड द सी में कुछ, इसके अलावा फेयरवेल टू आर्म्स में फ्रेडरिक हेनरी, उन कैरेक्टर्स को देखते हुए एक टर्म इनके लिए इन्वेंट किया गया था, हेमिंग्वे कोड हीरो। इसका मतलब इनके कैरेक्टर्स हार्श कंडीशंस में भी, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी अपने आप को हीरो ही साबित करते हैं। दे फाइट करेजियसली, ब्रेवली, दे एक्ट आउट ऑफ द वे एंड प्रूव्स देयर क्वालिटीज। तो ये टर्म इनके लिए अप्लाई किया जाता है, हेमिंग्वे कोड हीरो। बर्थ इनका होता है जुलाई 21, 1899, इलिनॉइस, यूनाइटेड स्टेट्स में। इनके पिताजी क्लैरेंस एडमंड्स हेमिंग्वे जो कि एक डॉक्टर थे। इनकी माताजी ग्रेस हॉल हेमिंग्वे एक म्यूजिक टीचर थी और म्यूजिशियन थी, साथ ही साथ एक वाइल्ड रेड महिला थी। इन्होंने अपने बेटे, न केवल अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इनके और भी 5 भाई बहन थे, सभी को अच्छी शिक्षा दी, उनको मोटिवेट किया पढ़ने लिखने में। ही वॉज सेकेंड अमंग 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर के ये थे। बचपन बहुत अच्छा बीता क्योंकि पिताजी अच्छे डॉक्टर थे, अच्छी इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी, एफ्लुएंस में ही इनका बचपन बीता। इनकी माताजी ने इनको मोटिवेट किया टू आर्ट्स, म्यूजिक, एडवेंचर्स के प्रति। इनका परिवार छुट्टियां बिताने जाया करता था गर्मियों की, वैलून लेक मिशिगन में। और यहीं पर जाते हुए आसपास की सराउंडिंग्स, नेचुरल एनवायरनमेंट को देखते हुए इनका नेचर उसी हिसाब से डेवलप हो गया जो कि पूरी जिंदगी चला। ही डेवलप्ड पैशन फॉर एडवेंचर्स, हंटिंग एंड फिशिंग। ये कहते हैं कि एक राइफल अपने कंधे पर लेकर के हंटिंग के लिए घूमते रहते थे, एकदम आवारा गर्दों की तरह, एकदम मस्त मलंग, कोई मतलब नहीं, इस टाइप से इन्होंने अपनी कुछ जिंदगी का हिस्सा जिया था। प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों ही इनकी ओक पार्क रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल में कंप्लीट हुई थी। स्कूल के डेज के समय ही इनका फुटबॉल, बॉक्सिंग, वाटर पोलो, ट्रैकिंग में काफी अच्छा रिकॉर्ड था, क्योंकि ओवरऑल ये एक स्पोर्टिव पर्सनैलिटी थे। ऐसे नहीं कि कुछ बच्चे एकदम डल रहते हो, लेजी रहते हो, लेथार्जिक रहते हो, ये ऐसे नहीं थे। इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड था, स्कूल एक्टिविटीज में सभी में ये एक्सेल करते थे, अच्छा खासा इनका नाम था। शुरुआत से इन्होंने लिखना शुरू किया स्कूल लाइफ से ही। कुछ मैगजीन्स जैसे ट्रेपीज और टैबुला, ये 2 मैगजीन्स निकला करती थी। इन मैगजीन्स के लिए इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स लिखनी शुरू की थी। ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट हुआ 1917 में। उसके बाद ये कैंसस सिटी पहुंच गए। वहां पर इन्होंने एज रिपोर्टर काम करना शुरू कर दिया, एक न्यूज पेपर के लिए, द कैंसस सिटी स्टार के लिए इन्होंने एज रिपोर्टर काम कर दिया। इस वर्क में जो इन्होंने जर्नलिज्म का जो काम इन्होंने शुरू किया था, इसका इनकी राइटिंग पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उसी हिसाब से ये एकदम कम शब्दों में ज्यादा कुछ कहना सीख गए, कंसाइज, इम्पैक्टफुल और क्लियरिटी वाली राइटिंग इनकी हो गई, जो कि ओवरऑल इनके सब वर्क्स में इनका ये इन्फ्लुएंस दिखता है, इस एक्सपीरियंस का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। राइटिंग करियर इनका मैं आपको बता चुका हूँ, कैंसस सिटी स्टार से जर्नलिज्म के शुरुआत में ही इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की राइटिंग की। और थीम्स इन्होंने जो पकड़ी स्टार्टिंग में वो थी लव, लॉस, करेज एंड वॉर। वॉर में इनका खास इंटरेस्ट था। चाहे कहीं भी किसी भी देश में वॉर होता, ये घूम के पहुंच जाते थे। जैसे कुछ डांसर्स होते हैं कि कहीं भी पार्टी होगी तो थिरकने पहुंच जाएंगे, उनका पैर नहीं रुकते, वो आराम से मजा लेने पहुंच जाते हैं। ठीक उसी हिसाब से ये इनकी प्रवृत्ति ही एडवेंचरस थी, एडवेंचरस इनका नेचर था। तो कहीं भी वॉर होता, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती, ये डेफिनेटली वहां पहुंच जाया करते थे। इस एक्सपीरियंस से इनका जो जर्नलिज्म का था, इनकी राइटिंग काफी स्टाइल, कॉन्साइज, इम्पैक्टफुल और फुल ऑफ क्लैरिटी हो गया। इसके बाद इन्होंने टोरंटो स्टार के लिए भी कुछ समय के लिए वर्क किया, और वहां काम करते हुए इन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बहुत कुछ जाना, हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना।
1920 में जो एक लॉस्ट जनरेशन थी, अमेरिकन राइटर्स का ग्रुप था जिसको लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है, उसमें इज़रा पाउंड, जर्ट्रूड स्टेन और फिट्जजेराल्ड, ये सारे राइटर्स उस ग्रुप में शामिल थे। इनको लॉस्ट जनरेशन कहा जाता था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के राइटर्स हुए थे, उनकी राइटिंग में वो तमाम एस्पेक्ट्स दिखते थे जो सोशल लाइफ को, इंडिविजुअल लाइफ को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने इन्फ्लुएंस किया था। उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले राइटर्स को कहा जाता था लॉस्ट जनरेशन। उससे ये कनेक्ट हुए और उन्होंने उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। सीखने के बाद इन्होंने 1920 में उनके संपर्क में पहुंचे। 1923 में इन्होंने 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स, ये इनके शुरुआती इनिशियल राइटिंग्स थी जो पब्लिश हुई 1923 में। और फर्स्ट इनका पोइट्री कलेक्शन आया इन आर टाइम, जो कि आया 1925 में। 1925 में अगर पूछा जाता है इनका फर्स्ट नोवेल क्या था, तो वो था द सन ऑल्सो राइजेस। द सन ऑल्सो राइजेस, ये नोवेल, इस नोवेल के पब्लिकेशन से इनको सिग्निफिकेंट सक्सेस मिली। ये लिटरेरी वर्ल्ड में इनकी जान पहचान थोड़ी सी स्टैब्लिश हुई थी। लव फॉर एडवेंचर्स इनकी बायोग्राफी में जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस प्रिय इंसान थे। इनको जैसा भी था इस जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार था। शुरुआत में वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आई साइट वीक होने की वजह से इनको आर्मी में मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ, इनको पता चला कि इटालियन आर्मी में एक एम्बुलेंस ड्राइवर्स की भर्ती हो रही है। वहां पहुंच गए कूद के। अब देखिए, अमेरिका में थे और इटली से इन्हें कोई मतलब नहीं था, फिर भी वहां ये पहुंच गए सिर्फ युद्ध में भाग लेने के लिए। अब इनको काम मिल गया एम्बुलेंस ड्राइवर का। चाहते थे ये एकदम बंदूक लेकर के सामने फ्रंट लाइन में सेवा देना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ वहां पर स्पाइंग का वर्क शुरू किया। स्पाइंग के वर्क के बाद इन्होंने सोल्जर्स को चॉकलेट, वाटर वाटर बोतल और तमाम छोटी मोटी जो एम्यूनिटीज रहती हैं ट्रेंचेस में जा जाके, जहाँ वो लोग ट्रेंचेस में रह के आमने सामने की लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, वहां इनकी सोल्जर्स की मदद करनी शुरू की। इसी काम के दौरान एक दिन एक मोर्टार आकर के एक्सप्लोड होता है इनके बगल में, और ये बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं। घायल होने के बाद ये उठे किसी तरह से, सरवाइव किया उस एक्सप्लोजन से। आसपास जो और इंजर्ड सोल्जर्स थे उनकी इन्होंने मदद की और अपने आप को हीरो साबित किया। काफी इनका वहाँ सम्मान हुआ, काफी इनकी बहादुरी की चर्चा हुई कि इतना घायल होने के बावजूद भी इनके घुटने में बहुत चोट आई थी, नी इंजरी हो गई, जो कि लाइफ टाइम रही बाद में। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और बाकी इंजर्ड सोल्जर्स की मदद की। इसके लिए काफी इनको सराहा गया। जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहीं पे एक ब्रिटिश नर्स से इनको प्यार हो गया और इस एक्सपीरियंस को इन्होंने एक नोवेल लिखा है, अ फेयरवेल टू आर्म्स। इसमें उन्होंने उस नोवेल को पेन किया है, उस एक्सपीरियंस को पेन किया है इस नोवेल में, और काफी वो नोवेल पॉपुलर भी रहा है, फेयरवेल टू आर्म्स। स्पेन में जब सिविल वॉर हुआ, ये वहां भी कूद के पहुंच गए कि भाई हमें ये भी कवर करना है। देखिए, इटली, स्पेन, कहीं भी कुछ भी सुनने को मिल जाता कि लड़ाई हो रही है, तो गांव की जो कुछ औरतें होती हैं लड़ाई में तुरंत जाएंगी हिस्सा लेने, देखने चली जाएंगी छत पे भाग करके या गली में। ठीक उसी हिसाब से ये थे, इनको एडवेंचर से कुछ ज्यादा प्यार था। स्पेन में इनको पापा कहा जाता था, पापा। बियर्डेड हैवी मैन हु क्रैक्ड जोक्स एंड लिव्ड विद सोल्जर्स, तो इनको इस निकनेम से जाना जाता था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्होंने खुद का अपना बोट तैयार किया, उस पे जो भी जरूरतें थी आर्म्स की, उसका इन्होंने अपनी व्यवस्था की और पहुंच गए सब मरीन चेजर बन करके। और अटलांटिक कोस्ट, जो समुद्र है उसके कोस्ट की इन्होंने पेट्रोलिंग शुरू की, यूनाइटेड स्टेट्स की। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से किया, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर से जुड़ करके इन्होंने इस काम को शुरू किया था और स्पाइंग का काम इन्होंने, पेट्रोलिंग काम शुरू किया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्होंने कई सारे रोल प्ले किए, ना केवल स्पाइंग का बल्कि एज बॉम्ब एक्स बॉम्बिंग एक्सपर्ट्स भी इन्होंने काम किया था। जस्ट फॉर एडवेंचर्स, बस मजा आया, रिस्क हो जिस काम में उसको करने में इनको बहुत मजा आता था। ही लिव्ड फुल लाइफ ऑफ एक्साइटमेंट, और ना केवल अपने अमेरिका में बल्कि फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका, क्यूबा, जहां भी मौका मिला हर कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में जा जाके जहां भी मौका मिला हर जगह ये घूमे और हर जगह इन्होंने अपना मस्त मलंग जिंदगी जी। कुल मिला के इन्होंने अपनी लाइफ में बस एडवेंचर्स को ही चेज किया। और
4 शादियां इन्होंने अपनी लाइफ में की थी, 4 टाइम्स ही मैरिड। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एडवेंचर ही रहा होगा कि देखें, अलग अलग एक शादी को आदमी मुश्किल से निभाता है, तमाम मुसीबतें उठाते हुए इन्होंने 4 शादियां की, हर बार नए चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, क्योंकि हर बार लाइफ में एक नया इंसान अगर आएगा तो डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी और बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी एक चैलेंज ही था, एवरी टाइम टू एडजस्ट विद न्यू काइंड ऑफ पर्सन। अवार्ड्स ऑफ डेथ की बात करें तो 1953 में द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इनको प्रिट्जर प्राइज मिला था, और उसके जस्ट अगले साल ही 1954 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। 1954 में ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पीपल। डेथ इनकी यूं ही नहीं हुई थी, नेचुरल डेथ नहीं थी, क्योंकि ड्यूरिंग द सर्च ऑफ एडवेंचर्स इन्होंने बहुत सारी इंजरीज सफर की थी। ना केवल इंजरीज बल्कि डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर डिजीज, इसके अलावा कई बार जो प्लेन क्रैशेस, 2 प्लेन क्रैशेस में भी ये बचे थे। सोचने वाली बात है, एक प्लेन क्रैश हो जाए तो तमाम लोग मर जाते हैं, 250, 300, 400 तक की डेथ्स होती हैं, बट ये 2 प्लेन क्रैशेस में सरवाइव कर गए, लेकिन चोटें बहुत खाई थी। इसके अलावा अल्कोहलिक भी थे ये, ही वॉज अल्कोहलिक, और ऐसे वैसे नहीं, बड़े अल्कोहलिक थे। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको शॉक थेरेपी कहते हैं, इनकी मेमोरी लॉस जो हो रहा था डिप्रेशन में, उसके लिए शॉक थेरेपी इनको दी गई, लेकिन उस शॉक थेरेपी से इनकी मेमोरी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। अब ये लिख नहीं पा रहे थे, जब लिख नहीं पाए तो लिखना इनके लिए इट वाज लाइक लाइफ, लेकिन मेमोरी लॉस की वजह से लिखना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। इन सारे फैक्टर्स से जूझ के जब नहीं उनसे पार पा पाए, तो जो 2 जुलाई 1961 को इन्होंने अपनी कनपटी पे गन रख करके अपने आप को सुसाइड कर लिया। 2 जुलाई 1961 को ही वॉज डेड। मेजर वर्क्स की बात की जाए तो इनका फर्स्ट नोवेल है द सन ऑल्सो राइजेस, 1926 में पब्लिश हुआ था। टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, ये एक राइटर थे लॉस्ट जनरेशन के, एंडरसन, उनके ऊपर सैटारिकल नोवेल है। अगर पूछा जाए तो सैटारिकल नोवेल कौन सा है, द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग इनके साथी थे। उनके उनको सटायर जैसे जर्ट्रूड स्टेन और एंडरसन, दोनों को इन्होंने इस नोवेल में सैटराइज किया है, उनके ऊपर मजाक बनाई है। फेयरवेल टू आर्म्स, इसको ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल भी कहते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर बनना और एक ब्रिटिश नर्स से प्यार होना, ये सारी चीजें इनकी रियल लाइफ में भी हुई थी, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कहा जाता है इनका। फॉर हुम द वेल टोल्स, ये इनका लॉन्गेस्ट नोवेल है। द ओल्ड मैन एंड द सी इनका शॉर्टेस्ट नोवेल है। तो ये इनके मेजर वर्क्स हैं नोवेल में। आगे देखते हैं पोस्टुमस नोवेल्स जो पब्लिश हुए थे। अब मूवेबल फीस्ट 1964 में। बाकी इनके 4 नोवेल ऐसे थे जो अनफिनिश्ड रहे, इनको आपको याद रखना चाहिए, कभी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा नोवेल अनफिनिश्ड है। आइलैंड्स इन द स्ट्रीम, द गार्डन ऑफ ईडन, ट्रू एट फर्स्ट लाइट एंड अंडर किलमंजारो, ये जो नॉवेल्स हैं ये अनफिनिश्ड नॉवेल्स हैं इनके, और पोस्टुमसली पब्लिश हुए थे इनकी जो विडो वाइफ्स थी उनके द्वारा और बाकी कुछ एडिटर्स के द्वारा। शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे मैन विदाउट विमेन 1927 में पब्लिश हुई थी, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। विनर टेक नथिंग, द स्नोज ऑफ किलमंजारो एंड अदर स्टोरीज 1961। नॉन फिक्शन वर्क भी, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़े रहे, तो कुछ नॉन फिक्शन फिक्शन वर्क भी इन्होंने लिखे हैं। डेथ इन द आफ्टरनून, ये जो स्पेन में बुल फाइटिंग होती थी, स्पेन में बहुत इंटरेस्ट था, स्पेन कई बार ये गए थे, बुल फाइटिंग को इन्होंने कवर किया। डेथ इन द आफ्टरनून में इसमें थीम बुल फाइटिंग की है। ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, इसमें जो इन्होंने हंटिंग की थी अफ्रीका में जा जाके घने जंगलों में, उसके बारे में इन्होंने लिखा है इस नॉन फिक्शन वर्क में। प्लेस भी इन्होंने 2 लिखे हैं। कई बार क्या होता है कि मेन वर्क्स को हम लोग देख लेते हैं, लेकिन कुछ लेसर नोन वर्क्स को हम छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन ही आ जाते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। टुडे इज फ्राइडे 1926, थीम है इसकी क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। टुडे इज फ्राइडे 1926। द फिफ्थ कॉलम 1938, ये स्पेन के मैड्रिड शहर में सेट है। इस प्ले की सेटिंग है मैड्रिड सिटी, स्पेन की। द फिफ्थ कॉलम। तो कुल मिला के ये इनके मेजर वर्क्स थे, और ये इनकी बायोग्राफी जो एग्जाम पॉइंट्स के हिसाब से मैंने आई ट्राइड टू कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट कैन बी आस्क्ड, मे बी आस्क्ड इन एग्जाम।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।